हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है मेथड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, जिन्हें डिवाइसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर भी कहा जाता है। और ये बैलेंस ऑफ पावर टॉपिक का सेकंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने बैलेंस ऑफ पावर के मीनिंग को समझा था, इसके नेचर को, एजम्पशंस को और प्रिंसिपल्स को समझा था। इस कॉन्सेप्ट का ये मानना था कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ नेशंस के बीच में एक जस्ट इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश किया जाए सो दैट किसी एक ग्रुप को बहुत ज्यादा पावरफुल होने से रोका जा सके। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में एक ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है तो उसकी पावर को मैच किया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है किसी दूसरे ग्रुप द्वारा तो उस पहले ग्रुप की पावर को ही कम कर दिया जाए। तो ऐसी काफी सारी डिवाइसेस हैं या मेथड्स हैं जिनके द्वारा बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। और इसमें सबसे पहली डिवाइस है कॉम्पनसेशन, जिसे टेरिटोरियल कॉम्पनसेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी स्टेट जिसकी पावर बैलेंस के लिए एक खतरा मानी जाती है, ऐसी स्टेट की टेरिटरी को डिवाइड कर दिया जाता है पार्ट्स में, या उस स्टेट को एनेक्स या इन्वेड कर दिया जाता है। अब अगर स्टेट की टेरिटरी को डिवाइड कर दिया जाएगा पार्ट्स में तो उस स्टेट की पावर तो अपने आप कम हो जाएगी। तो ये भी एक डिवाइस है बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश करने की, जिसमें एक पावरफुल स्टेट को, जो कि बैलेंस के लिए खतरा है, उसको या तो इन्वेड कर दिया जाता है या उस स्टेट की टेरिटरी को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है द 3 पार्टीशंस ऑफ पोलैंड। पोलैंड के 3 पार्टीशंस किए गए थे। पहला किया गया था 1772 में, सेकंड 1793 में और तीसरा किया गया था 1795 में। और इसमें क्या हुआ था कि पोलैंड की टेरिटरी को ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया के बीच में डिवाइड कर दिया गया था। सो दिस वाज कॉम्पनसेशन एज अ मेथड और डिवाइस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। Second method is alliances and counter alliances, which are principal method of balance of power. यहाँ तक कि कई बार तो यही मान लिया जाता है कि यही अकेला एक मेथड है बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश करने का, हालांकि ऐसा है नहीं। तो अलायंसेस एंड काउंटर अलायंस में क्या होता है? बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या होता है, कुछ स्टेट साथ में आती हैं, एक अलायंस फॉर्म करती हैं। वो एक मिलिट्री अलायंस भी हो सकता है या सिक्योरिटी अलायंस भी हो सकता है, और इसका एम होता है अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना इन कंपैरिजन टू वंस ओपोनेंट्स, अपने ओपोनेंट्स के मुकाबले अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। एंड अलायंसेस आर फॉलोड बाय काउंटर अलायंसेस बाय द ओपोनेंट्स। एक ग्रुप जब एक अलायंस बनाता है तो दूसरी तरफ से जो दूसरा ग्रुप है वो काउंटर अलायंस फॉर्म करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1949 में यूएसए ने क्या फॉर्म किया था? नाटो। फिर उसके बाद उन्होंने सियाटो और सेंटो भी फॉर्म किया। तो उसके कंपटीशन में जो दूसरा ग्रुप था विच वाज द यूएसएसआर, उसने क्या फॉर्म किया? दे फॉर्म द वार्सा पैक्ट ऑफ 1955। ये एग्जाम्पल होता है अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस का। इसके अलावा जैसे ट्रिपल एंटांट और ट्रिपल अलायंस था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक तरफ थे एक्सेस पावर, दूसरी तरफ थे अलाइड पावर्स। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस। तो अलायंस भी एक मेथड है जिसके थ्रू स्टेट्स बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करती हैं। नेक्स्ट मेथड और डिवाइस इज द इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन को हिंदी में कहते हैं हस्तक्षेप। इंटरवेंशन और नॉन इंटरवेंशन में क्या होता है? सबसे पहले इंटरवेंशन की बात कर लेते हैं कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करती है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती है दूसरे स्टेट के। और वो ऐसा क्यों करती है? ताकि ऐसी सिचुएशन को एस्टैब्लिश कर सके जैसा कि वो चाहती है, जो कि उसके इंटरेस्ट में होती है। एक स्टेट दूसरी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करके या तो वहां की सिचुएशन को चेंज करेगी या उसे मेंटेन करेगी। जो भी उस इंटरफेयर करने वाली स्टेट के इंटरेस्ट में होगा वो वैसा करेगी। और नॉन इंटरवेंशन इसका ऑपोजिट होता है
इसमें क्या होता है कि जब दो स्टेट्स लड़ रही होती हैं आपस में, तो तीसरी स्टेट उनके मामले में इंटरफेयर ही नहीं करती है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर दो स्टेट्स लड़ रही हैं उन्हें लड़ने दो, लड़के अपने आप ही उनकी पावर जो है वो वीक हो जाएगी एंड देयर पर्पस वुड बी सॉर्टेड। इसको कहते हैं नॉन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का एग्जाम्पल है द यूएसएसआर इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है ये। 1979 में यूएसएसआर ने इंटरवीन किया था अफगानिस्तान में प्रो सोवियत गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करवाने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहे हैं इंटरवेंशन के। यूएसए ने बहुत से स्टेट्स में इंटरवीन किया है, चाहे क्यूबा हो, कोरिया हो या वियतनाम हो। वहीं ब्रिटेन ने भी ऐसा ग्रीस में किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश करने की। नाउ नेक्स्ट मेथड इज डिवाइड एंड रूल। ये तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है। नेशंस अपने कंपेटिटर को वीक कैसे बनाते हैं? उनको डिवाइड करके, या अगर वो ऑलरेडी डिवाइडेड है तो उन्हें डिवाइडेड रखा जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल ही इसी बेसिस पर किया। इनफैक्ट यूएसए ने भी यही करने की कोशिश करी थी वियतनाम के केस में। वो चाहते थे कि वियतनाम डिवाइडेड रहे बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, और इसके लिए इन्होंने साउथ वियतनाम को सपोर्ट भी किया। बट उनकी ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फेल हो गई बिकॉज दोनों वियतनाम्स रीयूनाइटेड हो गए। नेक्स्ट मेथड इज क्रिएशन ऑफ बफर स्टेट्स और जोन्स। अब ये बफर स्टेट्स और जोन्स क्या होता है? बफर स्टेट्स ऐसे एरियाज होते हैं जो कि वीक या कमजोर होते हैं बट स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस पोजीशन पर वो लोकेटेड होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, और यूजुअली वो दो या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स के बीच में लोकेटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल स्टेट को एज अ बफर जोन या बफर स्टेट मेंटेन किया जाता है। ये एक ऐसी छोटी सी स्टेट होती है जो दो बिग पावर्स को फिजिकली सेपरेट करती है, क्योंकि ये स्टेट उन दोनों बिग पावर्स के बीच में लोकेटेड होती है। तो इसीलिए ये एक बफर स्टेट का कार्य करती है। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि दोनों पावरफुल स्टेट्स को एक दूसरे से अलग रखना, यानी कि फिजिकली अलग रखना, एक डिस्टेंस पर रखना, सो दैट वो एक दूसरे पर अटैक ना कर दें, और साथ ही साथ क्लैश के चांसेस को मिनिमाइज कर देना। और इसी प्रकार ये हेल्प करती हैं बैलेंस ऑफ पावर की मेंटेनेंस में। ये एक बैलेंस ही तो मेंटेन कर रही हैं। दो बिग पावर्स के बीच में ये लोकेटेड है, और ये बफर स्टेट्स दोनों बिग पावर्स को एक दूसरे से फिजिकली सेपरेट करती हैं। तो स्ट्रैटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि दोनों ही जो स्ट्रॉन्गर पावर्स होती हैं वो इसको अपने इन्फ्लुएंस में करने की कोशिश करती हैं। और इसका भी मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है नेपाल, और साथ ही साथ जो दोनों कोरियाज हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है। नेपाल जो है इट्स अ बफर जोन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। जब कोरिया यूनाइटेड हुआ करता था तब ये बोल्शेविक रशिया और इंपीरियल जापान के बीच में एक बफर स्टेट सर्व करता था। हालांकि आज के टाइम में दोनों कोरियाज के बीच में ही एक बफर जोन एस्टैब्लिश्ड है, जिसे डीएमजी या डीमिलिटराइज्ड जोन भी कहा जाता है। तो ये था बफर स्टेट्स और जोन्स एज मेथड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। इसके बाद आते हैं आर्मामेंट्स एंड डिसआर्मामेंट्स। नेशंस हमेशा से ही एम्फसाइज करते आए हैं ऑन आर्मामेंट रेस। उनकी कोशिश रही है ज्यादा से ज्यादा आर्मामेंट्स प्रोड्यूस करने में, सो दैट वो अपनी पावर को एनहांस कर सकें, बिकॉज वी ऑल नो दैट दीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेशनल पावर। तो इसमें क्या होता है कि एक नेशन अगर आर्मामेंट्स प्रोड्यूस करता है तो काउंटर करने के लिए जो दूसरा स्टेट है या जो दूसरा नेशन है वो भी आर्मामेंट्स प्रोड्यूस करने लगता है। सो अगर एक स्टेट बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता है तो उसके कंपटीशन में दूसरा स्टेट भी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाएगा। ये होती है आर्मामेंट रेस, और इसको एज अ मींस यूज किया जाता था अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए नेशंस द्वारा। लेकिन धीरे धीरे इट वाज रियलाइज्ड कि जो आर्मामेंट रेस है इट कैन लीड टू हाईली डेंजरस सिचुएशन। आर्मामेंट्स का जो नेचर था वो बहुत डेंजरस हो गया था। स्पेशली न्यूक्लियर आर्मामेंट्स के आ जाने के बाद यह रियलाइज किया जाने लगा था
कि ऐसे हथियार तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ही एक खतरा है। तो उसके बाद आया कॉन्सेप्ट डिसआर्मामेंट का। नाउ डिसआर्मामेंट वाज रिगार्डेड एज अ बेटर डिवाइस फॉर मेंटेनिंग द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। क्योंकि आर्मामेंट्स का जो नेचर था वो बहुत डेंजरस हो गया था, नाउ इट वाज रिगार्डेड कि डिसआर्मामेंट जो है वो एक बेटर डिवाइस रहेगी वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और इसी की वजह से कितनी सारी ट्रीटीज एग्जिस्टेंस में आई, जैसे कि SALT I है, SALT II है, START I है, START II है। The major powers decided to go for disarmament because they realized that armament race was a threat to the international peace and security. और इसीलिए disarmament को यूज किया जाने लगा as a method of establishing balance of power। तो इन ट्रीटीज के तहत क्या होता था, जैसे ये START ट्रीटी है या SALT ट्रीटी है, एक तरफ से यूएसए अपने आर्मामेंट्स को कम करता था, दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन अपने आर्मामेंट्स को रिड्यूस करता था। या दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट हो जाता था कि किन आर्मामेंट्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। सो डिसआर्मामेंट ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग बैलेंस ऑफ पावर। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेथड आता है, दैट इज द होल्डर ऑफ द बैलेंस और द बैलेंसर। बैलेंसर एक नेशन या नेशंस का एक ग्रुप होता था जो कि दो जो मेन राइवल ग्रुप्स या ओपोनेंट्स होते थे उन दोनों ग्रुप से वो अलग रहता था और वो एक लाफिंग थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता था। सो जो दो मेन कंपीटिंग ग्रुप्स हैं, लाइक ग्रुप ए हो गया और ग्रुप बी हो गया, ये उन दोनों ही ग्रुप से अलग रहता था और ये एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता था। ये दोनों ही पार्टीज को एक टेम्पटेशन पोज करता था और दोनों ही ग्रुप्स इसका सपोर्ट जीतना चाहते थे। ग्रुप ए चाहता था कि ये हमें ज्वाइन कर ले, ग्रुप बी चाहता था कि हमें ज्वाइन कर ले, बट ये दोनों ही ग्रुप से अलग रहता था। However, if any balanced group became extremely weak, then the balancer joined it. अगर दोनों ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता था तो बैलेंसर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता था और हेल्प करता था बैलेंस को रिस्टोर करने में। तो ट्रेडिशनली इसका जो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है दैट इज ब्रिटेन। ब्रिटेन को हमेशा से एक बैलेंसर माना जाता रहा है विच प्लेड द रोल ऑफ द लाफिंग थर्ड पार्टी। और जब एक बार बैलेंस रिस्टोर हो जाता था तो बैलेंसर क्या करता था, दोबारा अलग हो जाता था। यहां आप सोच रहे होंगे कि नैम भी एक बैलेंसर था, बट नैम बैलेंसर नहीं था। द रीजन बीइंग, जो बैलेंसर है वो क्या करता था, अगर कोई भी ग्रुप वीक हो रहा है तो वो उसे ज्वाइन कर लेता था, लेकिन नैम ऐसा नहीं था। नैम वाज नॉट अबाउट ज्वाइनिंग एनी ऑफ द ग्रुप्स वेदर इट वाज द यूएस और द यूएसएसआर। तो इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज ब्रिटेन। तो ये थे वो 7 मेथड्स या डिवाइसेस जिनके थ्रू बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। और हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर जो है इट इज एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ पावर मैनेजमेंट। इसके थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर पावर को मैनेज किया जाता है। कोशिश की जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बैलेंस एस्टैब्लिश किया जा सके। और ये बैलेंस कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है? थ्रू मेथड्स लाइक कॉम्पनसेशन, अलायंसेस, बफर जोन्स, आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स या बैलेंसर। सो आई होप ये मेथड्स और डिवाइसेस आपको समझ में आई होंगी। मैंने सिंपलेस्ट तरीके से आपको इन्हें समझाने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।